हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को बीपी लेवल्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस अगर हो रहा है तो क्या करने की ज़रूरत है। बीपी फ्लक्चुएशंस काफ़ी कॉमन बीमारी है। फ्लक्चुएशन से मतलब ये है कि कभी बीपी 140 हो रहा है, कभी 120 हो रहा है, सडनली कोई स्ट्रेस आता है 160 हो जाता है। पेशेंट उसके हिसाब से दवाइयों को कैसे प्लान करे, क्या क्या चीज़ें करें जिससे बीपी के फ्लक्चुएशंस कुछ हद तक कम हो, और फ्लक्चुएशंस में मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मेडिसिन का कैसे डिसाइड करें। आज उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। बीपी फ्लक्चुएशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि बीपी फ्लक्चुएशन के हिसाब से मेडिसिन मैनेज करना बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि बीपी जब बार बार फ्लक्चुएट करता है तो मेडिसिन आप किस हिसाब से डोजेज डिफाइन करो। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 के आसपास रह रहा है रेगुलर बेसिस पे, और अगर सडनली वो फ्लक्चुएट होकर 160 170 चला जाता है, फिर 2-4 घंटे के बाद वापस 120 आ जाता है, तो मेडिसिन आप किस हिसाब से प्लान करो। क्योंकि मेडिसिन का असर तो इस तरह से नहीं होता कि सडनली आप तुरंत दवा दोगे और तुरंत बीपी ड्रॉप हो जाएगा और उसके बाद वो असर चला जाएगा। ज़्यादातर बीपी की मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो 24 आवर्स तक मेंटेन रहता है, और वो एसओएस बेसिस पे काम नहीं करती कि जैसे घबराहट की मेडिसिन होती है कि घबराहट लिया तो काम कर जाएगा, या छाती के दर्द की जो सॉर्बिटेड गोली है वो अगर छाती का दर्द हुआ तो आप ले लो, छाती का दर्द के हिसाब से वो तुरंत असर करेगी। वैसा बीपी मेडिसिन में नहीं होता। बीपी की मेडिसिन यूजली अगर असर करती है तो ज़्यादातर एटलीस्ट 12 से 24 घंटे ज़्यादातर असर करती है, और असर करने में भी ज़्यादातर मेडिसिन को लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। तो वैसे सिनेरियो में अगर आप बीपी मेडिसिन किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो वो एसओएस बेसिस पे काम नहीं करेगी, 24 घंटे पूरा इफेक्ट करेगी। तो फ्लक्चुएशन वाले पेशेंट में मेडिसिन का मैनेजमेंट थोड़ा टफ हो जाता है। ज़्यादातर इसके केसेस में हमको थोड़ा सा बीपी मैनेजमेंट लिबरल होके मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए ब्लड प्रेशर 160 या घबराहट के टाइम 170 हो जा रहा है, तो वो सडन 120-130 लेवल से किसी स्ट्रेस या घबराहट की वजह से शूट अप हो जा रहा है 30-40 मिलीमीटर्स। अगर वो 30-40 मिलीमीटर्स को कम करने के लिए आप एक्स्ट्रा मेडिसिन का डोज दोगे तो बाकी टाइम ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, उसमें पेशेंट को दिक्कत होना चालू हो जाएगी। तो वैसे पेशेंट्स में आपको ये कोशिश करनी पड़ती है कि बीपी की मेडिसिन को आप उनको कंपेरेटिवली थोड़ा सा मीडियम डोज में दो, और उसमें अगर मान लीजिए किसी का बेसलाइन ब्लड प्रेशर 130 और फ्लक्चुएट होकर 160 170 जा रहा है, तो आप 130 to 110 या 100 तक लाने का प्रयास करोगे, ताकि जब बढ़े भी बीपी तो भी उससे 20-30 कम हो जाए। आप हायर ब्लड प्रेशर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रीट करना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद जो वैल्यूज़ हो जाती है उसके हिसाब से अगर ट्रीट करोगे तो बाकी टाइम ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और ज़्यादा कम होने के साइड इफेक्ट्स फिर ये है कि पेशेंट को हार्ट और किडनी पे साइड इफेक्ट्स होगा, चक्कर आने लगेंगे, कमजोरी होने लगेगी, काम करना मुश्किल हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। तो ज़रूरी ये है कि बीपी के मेडिसिन में थोड़ा सा इसमें लिबरल हो और उन कारणों को ढूंढा जाए जिसकी वजह से बीपी फ्लक्चुएशन होता है। ज़्यादातर बीपी फ्लक्चुएशन घबराहट या पेन की वजह से होता है। आपको कोई भी कारण से घबराहट होती है और उस समय आप बीपी मेजर करते हो तो वो वैल्यूज़ ज़्यादा निकलती है, आपको लगता है कि यही मेरी एक्चुअल वैल्यू है, तो आप उस समय भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और मुझे इसके लिए अर्जेंट दवा दीजिए। कई डॉक्टर्स आपको भर्ती भी कर देते हैं कि 170 180 190 बीपी हो गया, भर्ती हो जाइए। तो वो घबराहट या स्ट्रेस की वजह से आप जब भी ब्लड प्रेशर अगर मेजर करोगे तो मान के चलिए कि वो घबराहट की वजह से बीपी शूटअप हुआ है, जो कि 20-30-40 मिलीमीटर शूटअप करेगा। आप रिलैक्स करिए, घबराहट को थोड़ा कम कर दीजिए, और उसी पेशेंट का आधे घंटे या 15-20 मिनट के बाद बीपी चेक करेंगे तो वो हो सकता है नॉर्मल या नियर नॉर्मल लेवल्स पे आ जाए। एटलीस्ट जितना फ्लक्चुएट हुआ है उससे काफ़ी कम हो जाएगा। वहीं अगर किसी पेशेंट को पेन की वजह से आप बीपी चेक कर रहे हो, जब कोई कारण से दर्द हो रहा है, हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चूँकि काफ़ी कॉमन है, लोगों को लगता है बीपी से रिलेटेड है, तो सर दर्द के टाइम चेक करते हैं, तो दर्द के टाइम आप कोई भी बीपी चेक करोगे तो पेन के स्टिमुलस की वजह से बीपी 30-40 वैसे ही ज़्यादा आएगा। तो आप मान के चलिए कि आप सर दर्द के टाइम ये चेक करने के लिए बीपी चेक कर रहे हो कि सर दर्द बीपी की वजह से तो नहीं है, तो मान के चलिए उस टाइम पे पेन की वजह से बीपी आपका 30-40 बढ़ जाएगा। तो इससे ज़रूरी नहीं है कि सर दर्द के टाइम अगर आपका बीपी ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपको सर दर्द जो है बीपी की वजह से हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि बीपी जो आपका बढ़ गया है वो सर दर्द की वजह से बढ़ गया है, या पेन के रिस्पॉन्स में बढ़ गया है। तो वैसे लोगों में आप क्या कर सकते हो, अब ये समझ लिया कि देखिए मेडिसिन बहुत अग्रेसिवली नहीं कर सकते, थोड़ा सा लिबरल होके थोड़ा बहुत अगर बढ़ भी रहा है बीपी तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि ऐसे लोगों में रेगुलर बेसिस पे ब्लड प्रेशर को चेक करिए, ब्लड प्रेशर कितना रहता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखिए। सबसे अच्छा है इस तरह के पेशेंट में एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर डिवाइस है। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर डिवाइस 24 घंटे का कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करता है, हर 15-20 मिनट या आधे घंटे में वो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स लेता है। तो
इसके माध्यम से हम जज कर सकते हैं कि बीपी कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है, कितना नीचे तक जा रहा है। तो उसके बेसिस पे हम जजमेंट कर सकते हैं कि दवाओं का कितना डोज की ज़रूरत है। एक्यूमुलेटरी बीपी में जो आपको बीपी रीडिंग्स मिल रही है उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो एक्चुअल में आपकी करेक्ट रीडिंग्स है कि कितना ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है। आप घबराहट और स्ट्रेस के टाइम तुरंत अगर चेक करोगे तो बीपी गलत आएगा। एम्बुलेटरी में क्या है कि आपका दिन भर का एक एवरेज रिस्पॉन्स वो चेक कर लेता है, तो उसमें हमको ज़्यादा अच्छा अंदाज मिल जाता है कि एक्चुअल ब्लड प्रेशर कितना है, तो वो काफ़ी मदद करता है। रेगुलरली आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि कितना फ्लक्चुएशन आपको नॉर्मली हो रहा है। इसके अलावा हेल्दी डाइट फॉलो करिए। हेल्दी डाइट में ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा लीजिए, सॉल्ट कम लीजिए, प्रोसेस्ड फूड्स कम रखिए, सैचुरेटेड फैट्स कम रखिए और एक्स्ट्रा शुगर्स आपके फूड में नहीं होना चाहिए। खाने पीने में नमक का इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए। जितना आप नमक को कम रखोगे उतना ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस भी कम होगा, ब्लड प्रेशर ओवरऑल भी कम होगा, आपको दवाइयों की कंपेरेटिवली इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नमक को रिप्लेस करने के लिए हमने ऑलरेडी क्या क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं उस पर डिटेल वीडियो किया है। खाने पीने में या जो भी चीज़ों में आप एक्स्ट्रा नमक डालते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए और नमक के बदले आप हर्ब्स या स्पाइसेस या ऐसी कोई चीज़ें फ्लेवर्स ले सकते हैं जो नमक जैसा टेस्ट करे या उस तरह जैसा टेस्ट करे, लेकिन आपको उतना नमक से रिलेटेड जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो उतना प्रॉब्लम उसमें ना बढ़े। इसके अलावा ज़रूरी है कि रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से भी थोड़ी फिटनेस रहती है और आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम को भी टोन मिलती है, फ्लक्चुएशन कुछ हद तक कम हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस कम रखिए। ज़्यादातर पेशेंट में ये जो ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन देखते जाता है वो मेंटल स्ट्रेस की रिस्पॉन्स में होता है। जब घबराहट, एंग्जाइटी या स्ट्रेस होती है तो उस समय बीपी शूटअप हो जाता है। तो आपको मेंटल स्ट्रेस को कम रखना है, उससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स कुछ हद तक कम हो जाएगा। अल्कोहल मत लीजिए। अल्कोहल ज़्यादा जो लोग लेते हैं उनके बॉडी में सडन राइज ऑफ या फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादा अगर आप अल्कोहल लेते हो तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आपको डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ेगा। बंद करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको स्मोकिंग बंद करना चाहिए। स्मोकिंग भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है, बॉडी को एक तरह से इरिटेट करता है, तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ जाता है। तो जो लोग को स्मोकिंग की आदत है उनको स्मोकिंग बंद करना चाहिए। बॉडी वेट जिनका ज़्यादा है उनको बॉडी वेट को कम करना चाहिए। ज़्यादा वजन अगर आपका ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा रहेगा, बार बार उसमें किसी भी रिस्पॉन्स में ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस भी थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। बॉडी वेट अच्छा मेंटेन करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है उसको अप्रोप्रिएट टाइम पे लीजिए। जिस हिसाब से लिखिए उस हिसाब से लीजिए और उसके हिसाब से टाइमिंग को या डोजेज को अपने हिसाब से छेड़छाड़ मत करिए। डॉक्टर पर उसको छोड़ दीजिए कि वो किस हिसाब से मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी पेशेंट्स क्या है अपने हिसाब से एराटिकली कुछ भी मेडिसिन लेते हैं, कभी ज़रूरत है तो ले रहे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं ले रहे। कुछ लोग का ऐसा भी कॉन्सेप्ट रहता है कि मुझे पता चल जाता है कि मेरा ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा है, जो कि कम्प्लीटली गलत कॉन्सेप्ट है। तो उस हिसाब से ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं। लोग बोलते हैं मुझे तो सिम्टम्स आ जाते हैं, जरा भी मेरा ब्लड प्रेशर शूटअप होता है तो मुझे पता चल जाता है। वैसा यूजली बिल्कुल ही गलत है। वैसा सिम्टम्स यूजली ब्लड प्रेशर के नहीं होते हैं। ज़्यादातर बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो या सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर हो तो उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होगा उसके आपको सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर अपने आप में यूजली कोई सिम्टम्स नहीं करता है। माइनर हेडेक वगैरह हो सकता है पर अदरवाइज इससे कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो इसलिए सिम्टम्स के भरोसे नहीं रह सकते। सिम्टम्स अगर हो भी रहे तो खाली 10-15% लोग को होगा, कुछ ज़्यादा हर व्यक्ति को होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिम्टम्स के बेसिस पे आप चीज़ों को एडजस्ट करने का प्रयास मत करिए। जैसा डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया उस हिसाब से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रेगुलर डॉक्टर को भी विजिट करते रहिए, अपने ब्लड प्रेशर लेवल्स को एडजस्ट करवाते रहिए, अपनी दवाओं के डोजेज को एडजस्ट करवाते रहिए। इन लोगों में थोड़ा मेडिसिन को फाइन ट्यूनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह के लोगों में बार बार ब्लड प्रेशर लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं तो कई बार डोज बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जो बेस्ट बार्गेन हो जिसमें ब्लड प्रेशर स्टेबल मेंटेन हो और पेशेंट का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा और पेशेंट को बार बार मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट नहीं हो रहे, वो आपको डोजेज सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से लगभग आगे पीछे करके मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से डोज को सेट करवाने के लिए आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को मिलते रहना पड़ेगा। तो आज हमने टॉपिक पर बात की ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन क्या होता है और कितने लोगों को होता है और उसके लिए मेडिसिन को कैसे प्लान किया जाए और डॉक्टर्स के विजिट्स को या अपने डाइट एक्सरसाइज को किस तरह से प्लान किया जाए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पर हाइपरटेंशन रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है, वो भी आप चैनल पे तो देख सकते हैं। और ब्लड प्रेशर रिलेटेड हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है, इनका इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप डेफिनेटली उन्हें चेकआउट कीजिए। तो आपको बीपी रिलेटेड डाइट, एक्सरसाइज और बहुत सारी टिप्स मिलेंगी।